लड़कियां लाते थे हीरा मंडी से। हीरा मंडी की लड़की फिल्म में आने से पहले उसका मुजरा जो था ना, या उसकी एक रात जो थी उसकी कीमत होती 500,000। फिल्म में आने के बाद उसकी रात की कीमत हो जाती थी 5,000। सर कोई ऐसे 5 नाम एक्ट्रेसेस के जो वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम बनाया। मैं आपको एक लिस्ट में सुनाता हूँ जी। तो उसमें से आपने 5 नाम खुद सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं नहीं करी सर। नहीं आप मैं सर हाँ कर दूंगी। मेरी पब्लिक समझ जाएगी। जी ठीक है। ठीक है जी। मौला के डायलॉग लिख रहा था ना, तो ऐसे मेरे जहन में आया कि इसका मैं मौला उसका अली मौला, तो मैंने कहा इनसे ऊपर भी तो एक है जिसको वो भी तो मौला। एकदम जहन में आके फिर मौला ने मारे मौला नहीं मरता। क्या बात है। फिल्म की कहानी लिखना और फिल्म का स्क्रीन पे मैंने सीखा अल्लामा रशीद तुराबी साहब से। ठीक है। जो शाम गरीबा पढ़ते, वो मैंने पहली दफा शाम गरीबा सुनी और मैं राइटर बना। ये कराची वाले ये समझते हैं कि लाहौर वाले जो नालायक लोग कि इन्होंने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, और लाहौर वाले ये समझते हैं कि ये कराची वाले जो है इनको कुछ आते ही नहीं। जैसे कास्टिंग काउच होता है कि ये बड़ा फेमस है, बल्कि बॉलीवुड में भी है, लॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी है, कि लड़कियों को एक स्टेप से गुजरना पड़ता है मूवीज में आने के लिए, ड्रामाज में आने के लिए। दुनिया की किसी लड़की को कोई भी मर्द गलत काम पे मजबूर नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तानी इंडस्ट्री का वो नाम मौजूद है जिन्होंने पंजाबी और उर्दू सिनेमा की तारीख बदल के रख दी। 40 साल से ज़्यादा इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और 400 से ज़्यादा फिल्में दी, जिनमें मौला जट जैसा शाहकार भी मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर नासिर अदीब की। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे देखने तो दे। जी सर देख लें। आपको देखने एक शेर याद आया। जी सर। वालेकुम सलाम तो मैं कह दूंगा। जी सर। मैंने तुमको इतना देखा, क्या बात है। जितना देखा जा सकता था। वाह वाह। मैंने तुमको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए आपने शेर पढ़ा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? आपको अच्छा नहीं लग रहा? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तो फिर कहना कि मैं बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, माशाल्लाह। आपका आउटफिट बहुत प्यारा है। थैंक यू सर। आप अभी भी इतने यंग लगते हैं। इतना टाइम आपने इंडस्ट्री को दिया, लेकिन आप आज, मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपकी एज कितनी है। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं गलत कपड़े पहन के आ गया। क्यों सर? मुझे तैयारी करके आनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि मेरा इंटरव्यू आपने करना है। जी सर। आपने एज पूछी। जी सर। मैं नहीं पूछूंगा आपसे, प्लीज सर मत पूछिए। आपने सच नहीं बोलना और मैंने झूठ नहीं बोलना। जी ऐसे ही है। मेरी एज इस वक्त कंप्यूटर में भी डाल के आप चेक कर जी सकते हैं। पूरे पौने 18 साल अल्लाह की रहमत से। पौने 18 साल? जी इंशाल्लाह। 18 साल 6 महीने? 17 साल 9 महीने। 17 साल 9 महीने। क्या बात है सर, जबरदस्त। और लिटरली आप देखने में भी इतना ही लग रहा है। थैंक यू। और सर रेड टाई बहुत अच्छी लग रही है आप पे। आप चाहती क्या? कुछ नहीं सर, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एक होस्ट करने पे आऊंगा तो फिर आप परेशान हैं। नहीं सर, थैंक यू। अरे बहुत मेहरबानी। लेकिन बात सर। यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझे मेरी तारीफ करके ना मुझे फंसा रही हैं, और आपने कोई ऐसा क्वेश्चन करना है जो आप एक तरफ ये भी कहती है मैं ठीक कह रहा हूँ, पौने 18 साल उम्र है। देखिए ये बात आपने मेरे दिल रखा है। आपने एक तरफ बता रही है 40 साल इंडस्ट्री पर राज किया, यानी आप इनडायरेक्टली लोगों को बता रही है कि 40 साल तो इस बंदे ने काम किया है। 40 साल तो पहले भी थी कुछ उम्र होगी, 40 साल तो बाद भी। सर देखें, मैंने तो गूगल से डाटा लिया, लेकिन आज तो आपने डिस्क्लोज किया ना अपना एज, तो वो जरा मैं आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो मैं कह रहा हूँ। जी सर। जी सर। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं गलत नहीं कह रहा। ठीक हो गया। अक्सर लोग मेरे बच्चे भी अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ, वैसे चिढ़ भी जाते हैं। तो आज मैं आपको बता ही दूं और बच्चों को भी बता दूं जी सर कि मेरे वाकई पौने 18 साल। ठीक हो गया सर। बात यह है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हम तुम्हें जिंदगी देते हैं, तुम्हें पैदा करते हैं, तुम बच्ची होते हो, फिर तुम जवान होते हो, फिर तुम बूढ़े हो जाते हो, और फिर हम तुम्हें वापस उस उम्र में लौटा देते हैं। क्या बात है। वो उम्र बचपन की। बिल्कुल। आप यकीन करें कि मेरी पौने 18 साल में अर्ज थी या तरजीहात थी या मेरी ख्वाहिशात थी या जो मेरे अंदर चुलबुलापन था, बिल्कुल वही है। बिल्कुल ऐसे है। वो अल्लाह ताला बचपन दे देता है इंसान को। ठीक है। यही वजह है कि माँ बाप को शिकायत होती है औलाद से। ओके। वो क्यों होती है कि जो बचपन होता है ना, जो पौने 18 साल की उम्र में
इंसान जो चाहता है वो चाहता है कि वो लोग ऐसे ही करें जी। बच्चों की भी यही ख्वाहिश हाँ होती जी, है ना, तो वो रो पड़ते हैं, आराम नहीं करते। बिल्कुल तो माँ बाप ने अपने औलाद की हर ख्वाहिश पूरी की होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उनकी जो ख्वाहिश होती है ना तो वो पूरी नहीं करते। ठीक है। कभी कहते हैं तुझे सोचो से हाँ, ऐस उम्र तुझे यह गल हाँ। करते चंगे लगते हो। ऐसे ही है। भाई इस उम्र च अगर नहीं गल करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमारे साथ इस एज में आकर हमारे पिछले सारे दुख हमारे सामने खड़े होते हैं, बिल्कुल तमाम हादसात हमारे सामने खड़े ठीक होते है। हैं। अगर हम उन्हीं के अंदर फंस के रह बिल्कुल जाएं ऐसे ही है। तो हम वक्त से पहले मर जाएं। तो सर ये पॉजिटिविटी जो है, हाँ जी, पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है ये, एक पॉजिटिविटी है कि ये जी। कि शुरू से मेरा ईमान है कि आपने अगर साइंस पढ़ी है जी तो आपको पता होगा कि इंसान को और इंसान के जिस्म को सिर्फ दिमाग कंट्रोल करता है। बिल्कुल फर्ज करो अगर आपको मैं बता दूं कि जहाँ आप बैठी है सोफे जी पर, सर इसके नीचे सांप बैठा हुआ, जी तो एकदम आपके दिमाग में आएगी ना बात, तो बिल्कुल आपकी डर जाऊंगी। कब कभी सितारी होगी, हाँ जी आपके दिल की धड़कनें बदल जाएंगी हाँ जी और उसके बाद फिर उसका आपके जिस्म पे असर भी होगा, आपके बिल्कुल। आसाब मुतासर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब अगर आपको पता हो कि सांप नहीं है तो आप सुकून से बैठेंगे। बिल्कुल उम्र वो है इंसान की जो वो खुद समझता है कि मेरी क्या बात है, क्या बात है सर, जबरदस्त। मैं आपको बेशुमार नौजवान बूढ़े दिखा सकता हूँ बिल्कुल सही कह और रहे हैं, बेशुमार बड़ी उम्र के लोग अपने जैसे मैं आपको नौजवान दिखा सकता जबरदस्त। हूँ। तो मैंने कभी भी नहीं समझा कि मैं बालग हो गया। ठीक है मेरा शनाख्ती कार्ड पत्नी किसने बनवा दिया, जाने किसी को। ठीक है ठीक है सर, आपके टैलेंट पे आते हैं। आपने जब लिखना शुरू किया वो किस उम्र में लिखना शुरू किया? मैंने पहला नावल लिखा था और चूंकि मैं मुताला बहुत करता था बचपन जी। से, उस वक्त मैं 9th क्लास में था। ठीक है। उस नावल का नाम था कब्रिस्तान की देवी। ओके जासूसी नावल था, वो छापा था जासूसी पब्लिकेशन कराची वालों ने, ठीक है तो उस पर मेरा नाम था जानवर आकिल। ओके तो उसने मेरा नावल अप्रूव किया और मुझे खत लिखा और उसने पूछा क्या सचमुच आपका नाम जानवर आकिल है? तो मैंने उससे कहा कि हाँ जी मेरा नाम ठीक है। जानवर आकिल नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए नाम रखा अपना ये जानवर आकिल कि इंसान जानवर तो है ही ना, लेकिन इंसान अक्लमंद जानवर। क्या बात है, बिल्कुल। तो मैंने कहा मैंने तो ये यूं समझ लिया कि मेरा तखल्लुस इंसान है, ठीक है तब से लिखा। उसके बाद फिर एक और नावल लिखा औरंगजेब की लाइफ पर। उस वक्त मैं ठीक है 12वीं क्लास में था। दोहद कपूर उसका नाम था। दोहद वो जगह जहाँ औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश हुई थी, लेकिन वो नावल कोई खास हिट नहीं हुआ। ठीक है। मशहूर होने का शौक था बचपन से, अच्छा शौक था आपको? शुरू से एक ही ठीक शौक था कि है, मैं मशहूर हो जाऊं। ठीक है और मेरा नाम वो अखबारों में मेरा नाम आया और ये, क्या बात लेकिन है। उसके लिए रास्ता नहीं मिलता था। ठीक है। फिर सोचा कि क्यों नाम मैंने देखा कि वो एक अखबार में ना जी। मेजर सरवर शहीद का वो इंटरव्यू छपा था, जिन्हें पहला जो निशाने जी, हैदर जी। उन्होंने लिया। तो मैंने सोचा कि उन्होंने निशाने हैदर लिया तो मैं शुरू हो जाऊंगा। अच्छा जी, मैं गया और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हो गया। माशाल्लाह सही। अब मेरे बैच में 2 आदमी हम सिलेक्ट हुए थे जो हम बैच में, एक परवेज मुशर्रफ साहब थे और एक मैं। क्या बात है। जब वापस आ रहे थे ना तो पिंडी के सिकरास के बस में बैठे हुए थे, तो वो मेरे पीछे बैठा हुआ था, मैं आगे बैठा हुआ। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा परवेज यार निशाने हैदर कैसे मिलता है? अच्छा कहता तू निशाने हैदर लाना है? मैं कहा क्यों? मैंने कहा मैं मशहूर होना चाहता हूँ। कहता बेटा वो मरने के बाद मिलता है, तो शोहरत मिलेगी आपको, लेकिन अखबारों में नाम भी आएगा, लेकिन आपके मरने के बाद। तो मैंने वही फैसला कर लिया कि मैं आर्मी ज्वाइन नहीं करूँगा। ठीक मैंने कहा मैं उस शोहरत को क्या करूँ जो मरने के बाद मुझे मिलेगी। ठीक है। मैंने नहीं किया, वो मेरे ऊपर केस हो गया, खैर जान छूटी। उसके अच्छा, बाद अच्छा, फिर मैंने अच्छा। फिर नावल लिखने शुरू किए, फिर भी नहीं मशहूर हुआ। फिर मुझे मेरे जो बड़े भाई थे वो मुझे एक अपने मुर्शिद से मिलाने ले गए। हमारे मुर्शिद जो थे खानदानी, वो पोस्ट ऑफिस से वहाँ फेरा में ठीक है कादरी अब्दुल कादरी जिलानी की लड़ी में से ठीक है उन्होंने बगावत की और उन्होंने एक अलग मुर्शिद को पकड़ लिया। तो वो मुझे ले गए मंडी बहादुर के पास, आला नाम का एक गांव है, वहाँ हम गए। तो 3-4 मंजिलों पर एक छोटा सा कमरा जिसमें एक आदमी चादर तान कर सोया हुआ। जब हम एंटर हुए तो हमारी आँख से उन्होंने चादर हटाई ठीक है और जब उठ के बैठे तो मुझे सकता हो गया। ओके वो इसलिए सकता हुआ कि मैं गर्मी में गया था, सर्द गर्मी में। तो उससे पहले जो सर्दियां थी, जी उस सर्दियों में बिल्कुल यही शख्स रजाई में मेरे साथ सोया हुआ था, जिसको मैंने सामने देखा। क्या ओके उसको बाद मैंने उसके साथ हाथ मिलाया, मेरे बड़े भाई ने, फिर मैंने मिलाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। ठीक है पकड़ के ना तो कहते हैं जो मैं पढ़ता जाऊँ पढ़ते जाओ। ठीक है वो पढ़ना शुरू हो गया, मैं भी पढ़ना शुरू हो गया।
फिर उन्होंने आखिर दुआ मांगी, कहने लगे थे मुबारक हुए, मैंने तुमको अपना मुरीद बना दिया। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा जी फिर मेरी एक मुराद है वो पूरी कर दें, अगर दुआ फरमाएं। कहने लगे क्या? मैंने कहा जी मुझे शौक है कि मैं इतना मशहूर हो जाऊं कि कहीं जाऊं तो लोग हाँ ऐ बंदा है। तो मैंने कहा मैं मशहूर नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या करूं? कहता आप नाम बदल लें। अच्छा, मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो मोहम्मद नवाज है। ओके, आपने उनके कहने पे अपना नाम बदल लिया। हाँ, कहने लगे आप नाम बदल लें। ठीक है। मैं क्या नाम रखूं? ठीक है। तो उस वक्त अखबार था मेरे भाई के हाथ में जिसने खरीदा था, तो उस अखबार पे सदर नासिर की तस्वीर छपी हुई थी और इसराइल से जंग आ रहा था वो। ठीक है। तो उसके यूं दोनों हाथ खड़े कर दिए, फुल फिगर की तस्वीर थी, नीचे लिखा था इस शिकस्त का मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा। और उसने इस्तीफा दिया। तो वो अखबार के अंदर तू अपना नाम नासिर रख ले। मैं क्या सरकार ठीक है, लेकिन नासिर छोटा ही नाल कुछ लाल में कहने लाल है। ठीक है। तो मुझे ऐसे ही आया, मैं कही अगर मैं नासिर अदीम कर लूं। ठीक है। कहने लगे कर ले। वाह वाह, मैंने कहा ठीक है। जबरदस्त। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात है। तो ऐसी अल्लाह ने बरकत। पहली फिल्म कब लिखी आपने? पहली फिल्म मैंने लिखी, मैं या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वो तो एक लंबी दास्तान जी, है, जी, आप जी। समझ में आ गया। ठीक है। तो इस तरह एक मेरे नावल पे फिल्म बनी, वो केस किया, मैंने जीता। उस नावल पे मेरा टाइटल आया नासिर अदीब के नावल आसफा से माखूज, इतना टाइटल। क्या बात है। राइटर उनके अर्श लखमी साहब थे, लेकिन मेरा वो पहला टाइटल था फिल्म का। ठीक है। मैं देखने गया बड़े शौक से फिल्म डेड फ्लॉप। ओके। फिल्म डेड फ्लॉप हुई और उस वक्त मैं फैसला कर चुका था कि मैंने इसी प्रोफेशन को ज्वाइन ठीक करना है। जिसका ये मैं, क्योंकि जब मैंने सुना की तो मुझे मिला 4000 रुपया ओके। और मैं यहाँ क्लर्क था और मेरी तनख्वाह थी 188 रुपया। अच्छा, तो मैंने कहा ये 2 सालों की तनख्वाह मुझे मिली, क्या ये बात बहुत है। अच्छा है। क्या, ठीक है। लेकिन जब पहली फिल्म डेड फ्लॉप हुई परेशान हुआ, हाँ लेकिन जी। मैं मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जिंदगी में, अगर तुमने तवक्कल करना है तो ज़हन में रखना कि अल्लाह पर करना। क्या बात है। और अल्लाह पर जो तवक्कुल रखोगे तो बहुत बहादुर भी हो जाओगे और कामयाब भी होगे, मायूस नहीं हो। ठीक है। मैं कही थी, अब मैं मायूस नहीं हूँ। दूसरी फिल्म मुझे मिली, ठीक वो है। डायलॉग लिखने के लिए मिली। वो उसके राइटर जो थे वो नज़ीर चौधरी साहब थे और डायरेक्टर मजीद राणा साहब थे, उसके भी डायलॉग लिखे। तो ये पहली फिल्म थी जिसमें ठीक है। डायलॉग लिखे। फिल्म लगी, फिल्म डेड फ्लॉप। अच्छा, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर थोड़ा सा परेशान हुआ, फिर जनाब तीसरी फिल्म की मुझे मिली, उसके भी डायलॉग लिखने को जी। मिले, क्योंकि कहानी लिखनी मुझे आती भी नहीं थी। ठीक है। उस फिल्म का नाम था आशिक लोग सुदाई। नजर सोच की कहानी और गीत थे और डायरेक्टर थे ए रियाज साहब। ठीक है। उसके भी डायलॉग लिखे, वो फिल्म लगी, वो फिल्म भी डेड फ्लॉप। ठीक है। 3 डेड फ्लॉप फिल्मों के बाद मैं काफी डिस्टर्ब हुआ। खैर इस दौरान फिर मुझे एक फिल्म मिली, ठीक है। वो मैडम सलमा मुमताज ने फिल्म शुरू की, उनकी कहानी थी। डायरेक्टर जो थे वो मैडम सलमा मुमताज खुद ही थी और उसका नाम था बेऔलाद। ठीक है। वो फिल्म भी डेड फ्लॉप हो। ठीक है। 4 फिल्में डेड फ्लॉप। फिर एक उन्होंने फिल्म शुरू की मुल्तान खां, वो जनाब लिखी, उस फिल्म की भी डायलॉग लिखे, वो फिल्म भी डेड फ्लॉप। ओके, मतलब बैक टू बैक आपको वो सामना करना पड़ा। मैं उस दिन फिर मायूस हुआ ठीक है। और मैं घर गया और मैं अपनी वालदा के बाद रात के 12-1 बजे में पहुंचा। गर्मियों के दिन थे, शायद मैं सोते थे, एकदम नहीं सर्दियों के दिन थे, उठ के बाहर आ गया। ठीक है। उसने यूं हाथ फैलाया तो मैंने मान के हाथ झटक दिए। मैंने कहा मां सारी जिंदगी आपने मेरे साथ झूठ बोला। तो कह लगी क्या हुआ बोले, मैं क्या आप तो कह रहे मेरे जब तारक होना जी। मेरी मां अनपढ़ थी। ठीक है। तो जदों मेरा जिक्र होता कह दिया मेरे पुत्र जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। क्या बात है। मैं क्या तू तो ऐ कहंदी सा, मैंने तो कुत्ते भी नहीं पूछते, मैं तो नौकरों तो भी बदतर हो गया। मैंने को पूछा, मायूस हो गए थे आप बहुत। मैं रोना शुरू हो गया, मेरी माँ भी रोना शुरू हो गई। वो इर्द गिर्द कमरे सन सारियां भरजाइयां आ गई, वो भी रोना शुरू हो गई। की हो गया? ठीक है। बड़ी मुश्किल का पता लगा कि कुछ भी नहीं है। ख्याल मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है। सो गया। मैं उस वक्त मेरी शादी नहीं थी, माँ के साथ ही सोता था, सो गया जी। शहरी के वक्त मुझे मेरी माँ ने जगाया। अब उनका मेरा जो सीन है वो मैं आपको पंजाबी में सुनाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं उन्होंने जगाया तो मेरी माँ ने तकिए पर बड़ा सा कलाम पाक खोल के रखा हुआ था। वही बात इतनी वो पड़ी थी। मैंने कहा दी पुत्र तू क्या पढ़ना चाहना है? मैं क्या माँ मैं राइटर बनना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती वो की होता है। ओके। मेरी माँ मासूम और हाँ माँ ठीक है। प्यो अनपढ़ भरा अनपढ़ ठीक भैन है। अनपढ़ ते मैं डबल एम माशाल्लाह। ਹੁਣ मैं सोचा मां किवें समझावां। मैं मां ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं कि मां
मैं फिल्मां ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਚਲਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ओए होए 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 क्या बात है वो मेरी माँ बड़ी खुश हुई हला 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 लेकिन वो मैंने चेहरे तो पता लगा कि मेरी माँ को समझ नहीं आएगा तो उन्हें एक तारीखी जुमला बोला कहती जा पुत्र लग मन इंशाल्लाह एक बारी तुम अपने कन्ना नाल सुन सके माँ यो जे पुत्र मुड़ के नहीं जमे क्या बात है मैं मोतीबा जी वापस आया जी सर तो मैंने फिल्म मिली वैशी जट क्या बात है वो फिल्म में लिखी और फिल्म की कहानी लिखना और फिल्म का स्क्रीन पे मैंने सीखा अल्लामा रशीद तुराबी साहब से ठीक है जो शाम गरीबा पढ़ते थे जी मुझे नहीं आता था कि स्क्रीन पे क्या होता है कहानी कैसे सुनाती है वो मैंने पहली दफा शाम गरीबा सुनी और मैं राइटर बन गया क्या बात है उन्होंने जो शुरू किया ना कि और आखिर में लाशें देखते हुए हुसैन ने एक तरफ अकबर की लाश एक तरफ अली की लाश इधर देखा अब्बास की लाश उधर देखी गुलाब की लाश उधर खैमों में आग लगी किसी से धुआं उठ रहा है कहीं सकीना रो रही है कि जैनब रो रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है सामने यजीदी फौज या दरमियान में लाशें और हुसैन ने घोड़े को एड़ी लगाई घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया फिर एड़ी लगाई घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया तो आखिर में कहते हैं कि जब सवार नहीं डरता तो सवारी क्यों डरती है तो घोड़े ने पीछे मुड़ के देखा जब पीछे मुड़ के देखा हुसैन ने भी पीछे मुड़ के देखा अब देख रहे ये कैमरा है जी 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 पूरा डिटेल बता रहे हैं हाँ जी जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखते हैं कि घोड़े के पिछले सुनू के साथ सकीना चिपकी हुई उतरे घोड़े से बच्ची को सीने से लगाया क्या बात कहता बेटा हमें जाने दो कहती नहीं बाबा आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे कहता है बेटा हम आएंगे तो रो के कहती है कि अब्बास चचा भी यही कह कर गए वो नहीं है आप भी कह उसके बाद खैर वो गए अब ये जब सुना तो मुझे पता चला कहानी सुनानी कैसी है कहानी बनानी कैसी है और स्क्रीन पे क्या होता है ठीक है वो फिर मैंने वैशी जट लिखी जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पूरा माहौल ही बदल बिल्कुल ऐसे ही एक नया नुक्ता आपने नया चेहरा दे दिया जहाँ से पंजाबी जहाँ खत्म होती थी ठीक है वहाँ से मैंने शुरू किया क्या बात है बिल्कुल एक ये तब्दीली की थी एक ये कि इससे पहले आप फिल्में उठा के देख ले मजर शाह जैसा हीरो बातें बहुत करते थे और मार खाते थे जी मैं अड्डी मार के तरती हला देना ये डाले वो पीछे से घुसोना उड़ के जा रहे हैं और आखिरकार हाथ जोड़ दे तो हीरो ने आके बचाना बस बस दिल ये नहीं काफी है फिर उठते थे फिर कोई डायलॉग बोलते ठीक है मैंने कहा विलन तो जी मैंने चूंकि तफसीर भी पढ़ी थी कलाम पाक पढ़ा था मैंने कहा अल्लाह ने जो कहानी तख्लीक की उसमें विलन को इतनी ताकत दी कि कमाल कर दी बिल्कुल अपने सामने खुद खड़ा कर दिया बिल्कुल तो मैंने कहा विलन कमजोर नहीं है मेरा विलन जो था वो अनटचेबल ठीक है जिसकी आगे फिर मिसाल चल के उसमें मौला जट था उसके बाद फिर जब आगे मौला जट लिखी वैशी जट जी 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 तो उसमें नूरी नाथ को आप बिल्कुल क्या कैरेक्टर आपने बनाया तो वो फिर तो सर मौला जट की इंस्पिरेशन कहाँ से ली आपने मौला जट की जो इंस्पिरेशन है मेरे ऊपर बड़ा इल्जाम है ये बड़ा अच्छा सवाल क्वेश्चन कि लोग कहते हैं कि मैंने अमन नदीम कासमी के गंडासे से लिया जी हालांकि अमन नदीम कासमी गंडासे से नहीं लिया फिर मैंने राइटर एसोसिएशन में केस भी किया और वो मैंने जीता ठीक है सिर्फ उसमें इतनी चीज मिलती थी कि मैंने गंडासा दिया था हीरो के हाथ जी और दूसरा ये कि उसका नाम भी मौला बख्श रखा था मेरे भी नाम मौला ओके तो उसका मौला बना है वो सिमिलर हो गया इंस्पिरेशन कोई नहीं थी असल बात ये जब मैं राइटर बना तो उस वक्त मार्शल लॉ था ठीक है बल्कि पाकिस्तान में मैं जब होश संभाली मैं तब से ही मार्शल लॉ देखने 58 से आज तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं जब कहानी लिखने लगा था मैं 3 कहानियां लेकर आया था जिसमें से सिर्फ एक बनी है फिल्म ठीक है तो वो जब मैं सुना तो लोगों ने कहा यार ना तो आप कश्मीर के मौजूद फिल्म बना सकते हैं अच्छा लिमिटेड कर दिया गया ना अदालत को ना एमपीए को ना एमएनए को ना ब्यूरोक्रेट को ठीक है आप किसी को नहीं छेड़ सकते तो अब पीछे क्या रहता पीछे या बदमाशी रह जाती जी 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 और या दुश्मनी रह जाती ठीक है मैंने दुश्मनी को पकड़ लिया और अल्लाह ताला ने सर वो डायलॉग के बारे में एक बार सुना भी दें मौला वाला हाँ जी बिल्कुल नहीं मरदा जी ये लोग अक्सर मेरे से पूछते कैसे लिखा है जी ये भी मैं आज आपको बताता हूँ आपको वैसे ही बताने को बहुत सारा दिल कर रहा है जी सर तो कि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका मैं मौला उसका नहीं मौला बिल्कुल क्या बिल्कुल ऐसे तो जब मैं मौला के डायलॉग लिख रहा था ना तो मैंने ऐसे मेरे ज़हन में आया कि जिसका मैं मौला उसका नहीं मौला
तो मैंने कहा अभी कुछ शिकस्त नहीं हुई कभी, इसलिए नहीं हुई ना कि क्या तो ये थी बात कि है, जिसका क्या मैं मौला बात है, उसका मुंह मौला। क्या बात है। तो मैंने कहा इनसे ऊपर भी तो एक है जिसको, वो भी तो मौला है, अल्लाह ताला भी तो कहते हैं अंत मौलाना। तो एकदम ज़हन में आके फिर मौला न मारे तो मौला नहीं मरता। क्या बात इस है, तरीके से खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। सर उस टाइम की फिल्म इंडस्ट्री पे अगर हम बात करें तो बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है इस चीज़ पे कि जो उस टाइम की हीरोइनें थी उनको बहुत ज़्यादा नचाया जाता था, ये चीज़ें दिखाई जाती थी और उनको फोर्स किया जाता था इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होती थी। जिन्होंने इस फील्ड में आना है उन्होंने इस तरह ही अपने आप को दिखाना है। तो क्या कोई और ऑप्शन वाकई नहीं थी नहीं खवातीन एक्ट्रेसेस के लिए? देखिए उसकी वजह ये थी कि जो ऑडियंस थी ना हमारी, जी उसके लिए जो सबसे बड़ी अय्याशी होती थी ना, जब कुछ के पास पैसे आते थे तो जी। लोग वो चोरी ना हीरा मंडी जाके मुजरा देखते थे ठीक है, और वो अपने लाइव देखते थे कि लड़की जो है ना नाच रही, तो उनके ठीक लिए है। वो बड़ी एक चीज होती थी। ठीक है, तो उससे फिल्म इंस्पायर में हुआ हमने नाच को दाखिल किया कि ठीक ताकि है। लोग हमारी फिल्म को देखें। ठीक, अच्छा, इसीलिए क्योंकि लोग पसंद कर रहे हाँ थे। जी, ठीक है, लोग भी पसंद करते थे, ठीक वरना है। जब लोग आप देखें आज वो बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे। क्यों बात नहीं है कि आज ये रक्स आई है, अब ये आपके मोबाइल के जी, हाथ में सब ऐसे कुछ है। ही आ गया, बिल्कुल ऐसे है। लिहाजा अब कंटेंट चल रहा है। ठीक है, अब ये देखें मेरी लेजेंड ऑफ मौलाजर में एक जी भी गाना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ये हिस्ट्री की पहली पंजाबी फिल्म है जो बगैर गाने के रिलीज, ठीक है, और लोगों ने पूछा भी नहीं, ठीक है, इतराज भी नहीं किया कि बिल्कुल गाना ऐसे ही है। क्यों नहीं है। तो इसलिए इस दौर की जो जरूरियात है ना वो कुछ और है। ठीक है, उस दौर आज जो फिल्म इंडस्ट्री में लड़की आती है जी उससे हम ये नहीं पूछते कि आपको डांस आता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कई डांस तो हर लड़की को आता है, जी जी। वो उतनी काफी है। लेकिन तब रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से उनकी मजबूरी थी। जी। मतलब ये एक्ट्रेसेस की अपनी चॉइस नहीं थी, नहीं वो ये करती तभी उन्होंने आगे जाना था। वो एक्सरसाइज चॉइस तो नहीं होती थी, लेकिन इंडस्ट्री की हमारी चूंकि इंडस्ट्री जिसको आज ओन किया है सोसाइटी जी। ने, पहले ओन नहीं नहीं करते करते थे। हम 2 नंबर के लोग कहलाते थे और एक्ट्रेसेस को लोग बहुत ही गलत जी गलत कहते थे, बिल्कुल। और ये वो दौर था कि अगर पुत्र या ती फिल्म में शेर पे उन्हें कान फड़ाया उन्हें, हाँ जी, तो उसमें हमें लड़की चाहिए होती थी ना, तो लड़की हम लेते थे हीरा मंडी से। ठीक है, तो हीरा मंडी की लड़की अंडरस्टूड है कि वो बतख कैसा बच्चा था, ये तैरना जानता है, मतलब वो ओके थी हर चीज के लिए, वो मुजरा करती थी, उसको डांस तो पहले आता था। ठीक है, हम तो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गाने बना के उसके जी, जी। ऊपर वो कर लेते। मतलब नॉर्मल लड़की ओके नहीं होती थी तो फिर आपको वहां से ही लड़की को हायर करना पड़ता था। अगर बाहर से अगर कोई लड़की ऐसी है मिसाल के तौर जी। पर जिसको ले लिया जो हीरा मंडी से नहीं है, जी जी, मसलन वैसे मॉडल है वो, हम्म। अगर तो बहुत कम होती थी, शायद ही कोई ऐसी है तो उसको फिर हम डांस डायरेक्टर रख के देते जो उसको डांस सिखाता था। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी था। सर कास्टिंग काउच की अगर बात करें, जैसे कास्टिंग काउच होता है कि ये बड़ा फेमस है, बल्कि बॉलीवुड में भी है, लॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी है, कि लड़कियों को एक स्टेप से गुजरना पड़ता है मूवीज में आने के लिए, ड्रामाज में आने के लिए। ये किस हद तक सच है? आप पहले ये बताएं फालिद, जी मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको किसी स्टेज से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लड़कियां डरती हैं सर आने से। ये लोग कहते हैं ना, देखें दुनिया में बुराई हर जगह है जी, और बुराई आपके अंदर होती है, बाहर नहीं होती। ठीक है, मेरा ये मानना और मेरा ये मुखालमा भी है और मेरा दावा भी है, दुनिया की किसी लड़की को कोई भी मर्द गलत काम पे मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, लड़की जब मजबूर होती है खुद होती है, लेकिन मजबूर लड़की उसमें बता जी, ये गड़बड़ क्यों हुई? जी, मुझे बॉलीवुड का तो हॉलीवुड का तो पता नहीं है, मैं लाहौर की इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि यहाँ जो डायरेक्टर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं या जो राइटर है या कोई हीरो है, वो क्यों डिमांड करता है किसी लड़की से जब वो काम हाँ जी, आती है कि भाई आप ये काम हाँ जी, करेंगे तो बिल्कुल ऐसे है। उसकी वजह ये है कि हम लड़कियां लाते थे हीरा मंडी से। ठीक है, ठीक है, हीरा मंडी की लड़की फिल्म में आने से पहले उसका मुजरा जो था ना, या उसकी एक रात जो थी उसकी कीमत होती 500,000। ओके, ठीक है, उस टाइम। फिल्म में आने के बाद उसकी रात की कीमत हो जाती थी 5,000। अच्छा 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 अच्छा, लिहाजा वो क्या करती थी कि अपनी लड़की को तैयार करती थी, ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री में सिफारिश उनको जरूरत नहीं होती थी, वो सबसे पहले आते ही प्रोड्यूसर मिलकर बाद हाँ ये है मेरी धी है, ठीक है, इन्हें तुसी काम दे दे, हीरो ने बना दे। ठीक है, ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਲੜਕੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਡਰੈਸ ਐਸਾ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ठीक ਉੱਥੇ है, बैठ के गल कर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो घर चला गया, अब वो जो माँ है उसने लड़की को ऐसा ड्रेस पहनाना है, उसने जब सामने लाकर वो चीजें रखनी है तो सब कुछ ही ओपन हो जाना है। उसके बाद माँ ने कहना कि ला तुसी हुन गल कर तुसी नाल दे दो
ते मैं चली हूं बाजार, ठीक है, मैंने 2 घंटे लग जाते, ठीक है, ये परमिट होता था उस कि शी इज ओके विद इट, वो अच्छा, कर वो ओके, बेटी को ये समझाती थी कि ये इन्वेस्टमेंट कर लो अपनी अच्छा 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 जिंदगी अच्छा, की 1 या 2 महीने जो शूटिंग है इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, फ्री, ठीक है, ये वापस आ जाएगी। ओके, तो वो वापस आती थी, फिर उनकी रातें 10,000 की भी होती थी, उनका मुर्जा 50,000 रुपए का होता था। फिर उनको शादी में अब फिर ये अब तो ये स्टेज है कि शादी में किसी हीरो को बुलाना है, वो कहेगा जी मैंने 5 लाख रुपए दो, आ जाना, दे देते थे, हीरो को हाँ जी देते हैं लोग, मैंने 10 लाख रुपए दे दो, मैं था वहाँ। तो ये वजह थी, वो अब माइंड सेट हो गया, ये लड़की आएगी तो करेगी, इस चीज से गुजरना पड़ेगा। लेकिन शरीफ लड़की जब आती थी, शरीफ लड़की से मुराद है जो हीरा मंडी से नहीं थी जी, जो टीवी पे काम करती थी उस दौर में, हाँ वो आती थी, जब उनसे डिमांड करते थे वो रिफ्यूज करके चली जाती थी। ठीक है, और इस तरीके से हम इंडस्ट्री में नए चेहरे किसी अच्छी तरीके से लाने से महरूम रहे, ठीक है, ये हमारी बैड लक थी और ये माहौल भी हमारा खराब तो ये हो गया, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की गलती है। हीरोइन आती थी उसके साथ नायका भी होती थी जी, साथ दल्ला भी ठीक होता है, था, ठीक है, तो सौदेबाजी भी होती थी, तो उस वजह से हमारा माहौल खराब, मतलब ये वाकई में सच है माहौल नहीं जी, आज ऐसी कोई नहीं है जी। सर, जैसे आपने बताया है कि उस टाइम पे प्रेफर उन्हीं ख़वातीन को किया जाता था जो हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि उनको डांस करने में मसला नहीं होता था। तो अगर उस टाइम की मूवीज़ की हम बात करें तो उसमें मीरा है, रीमा है, रेशम है, नरगिस भी हैं और साइमा जी भी तब की ही हीरोइन है, तो क्या ये सब भी वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी? सभी को तो जितने आपने नाम लिए मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 70% आप यूँ कह सकते हैं कि वहाँ से, और ये हमारी मजबूरी होती थी जैसे मैंने आपको पहले बताया। और आज उनको अगर हम ये कहें ना किसी लड़की को कि ये उस बाजार की लड़की जी, है जी, जी, तो बहुत फील करेगी जी, जी, और उसके क्या उसे कहते हैं कंट्रोवर्सी बना लेगी जी, ऐसे ही है। तो मैं इस सिलसिले में एक बात करता हूँ कि 2 चीजें इंसान की अल्लाह भी नहीं बदलता जी, एक उसका माजी नहीं बदलता, एक उसका बाप नहीं बदलता। क्या बात है, बिल्कुल। आपने माजी में जो कुछ किया ना, जो मर्जी आप कर जी, वो आप अगर हम नहीं भी याद करेंगे तो आपको खुद वो जगाएगा कि आपका माजी बिल्कुल ये है। तो अगर कोई उस जगह से हम देखिए हमारी जो मैं समझता हूँ कि हमने तो उस बाजार से आने वाली औरतों को इज्जत दी है जी, इज्जत का काबिल बनाया है, इज्जतदार बनाया है, जिनको 1 रुपए का नोट दिखा के लोग चुंडी मारते सन, हम उस मकाम पर ले आए कि वो जब आती थी तो हम खुद भी उठकर खड़े हो जाते। ठीक है, तो इज्जत दी और उन्होंने इज्जत कमाई बिल्कुल से, और कमाने के बाद उन्होंने उस बाजार को छोड़ा जी, और छोड़ा और नए माशरे में अपनी जिंदगी स्टार्ट की, तो ये क्रेडिट है उनका। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इस पे किसी को शर्मसार होना चाहिए। आप देखें मैं हूँ, मेरा अनपढ़ बाप था, मैं क्लर्क रहा हूँ जी। मैं जब मैंने आर्मी छोड़ी तो मेरे वाले साहब ने मुझे घर से निकाल दिया। आप यकीन करें मैंने मजदूरी की है, मैंने लकड़ियाँ फाड़ी हैं, मैंने लोगों के काम किए घरों में सिर्फ पढ़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे है। तो ना मैं कोई डीसी लगा ना कमिश्नर लगा, मैं 188 रुपए का क्लर्क था। ठीक है। मैं पैदल आता था, पैदल जाता था स्टूडियो। आज अल्लाह ताला अगर मुझे ये मकाम दे, मैं ये कहूँ कि ये कोई ना बताए कि मैं कौन हूँ, मैं तो नवाब साहब का बेटा था, तो मैं तो नहीं ऐसी बात। बिल्कुल ऐसी है। तो कहने का मकसद ये कि हिस्ट्री जो है ना, ये इसको आप जहन में रखें। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें जिंदगी इस तरीके से गुजारनी चाहिए। देखिए हम इस बात से डरते हैं कि यार बच्चे को पता न चल जाए, मेरे बाप को पता न चल जाए, हम बाप से डरते हैं, हम बच्चों से डरते हैं, हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? जी बिल्कुल ऐसे है। अगर हम अल्लाह से डरना सीखें तो हम ऐसा काम ही ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा काम न करें जिससे कल हम बच्चों के सामने शर्म। बिल्कुल। और सर अगर हम उस टाइम की एक्ट्रेसेस की बात करें तो बहुत सी ऐसी भी हैं जिनको नहीं उतनी अहमियत मिली, नहीं इतनी फेमस हुई जितनी ये हुई। तो जाहिर बात है इन्होंने अपनी मेहनत से आगे बढ़कर आज जो है आइडियाज़ करती हैं लड़कियां, उनको उनके नक्शे कदम पर चलती हैं। जितनी उन्होंने मेहनत की फिल्मों में, आसान नहीं होता 100 बंदों के सामने एक्ट करना, और जिस तरह वो एक कैरेक्टर में आ जाती थी। आज भी हम साइमा जी को देखें, रीमा जी को देखें, जब वो एक कोई भी अदाकारी करती हैं तो वो उस कैरेक्टर में ढल जाती हैं जो यंगस्टर्स नहीं कर पाती। तो आज हाँ जी के बात का रोक भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर कोठे को ले लें, मंडी को ले लें, जी जी, तो हीरा मंडी में उस वक्त बेशुमार कोठे थे जी। मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में
अगर सैकड़ों की तादाद में नहीं होंगे तो 70-80 तो जरूर होंगे जी। अब 70-80 कोठे जो थे, हर कोठे के ऊपर 2 कम से कम लड़कियां होती थी, जी। पर 3 होती थी, ठीक है, पर 4 होती थी। ठीक है। तो 200-300 लड़कियां जी होती थी यार। और फिर हीरा मंडी सिर्फ लाहौर में नहीं थी, ठीक है, पाकपतन में भी थी, ठीक है, साहिवाल में भी थी, इधर उधर भी थी, ठीक है। कराची में भी थी। लेकिन आप देखिए कितनी लड़कियां हीरा मंडी से उठकर टॉप क्लास की उन्होंने जी ऐसे ही 15 या 20 हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिन्होंने मेहनत की, जिनके अंदर पैशन था, क्या जिन्होंने पॉजिटिव रास्ता तो वो चूज करना आगे था, बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनके नहीं था वो नहीं बढ़ सकी। लेकिन सर आपको नहीं लगता ये माशरा मर्दों का माशरा है, कहीं ना कहीं वो औरत को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं? ये तो मुतीबा जी कोई सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह मर्द करते हैं जी आप किसी दफ्तर में चले जी। जाए, वहाँ भी वही होगा। आप नौकरी करके देख लें, जी बिल्कुल। आप जो जिसको अल्लाह ताला ने आपको अच्छी और खूबसूरत शक्ल दी है, तो आपसे भी वो हरासमेंट का मसला आपको भी दरपेश आएगा। बिल्कुल। और आप किसी टीवी चैनल पे चले जी जाए, कहीं भी जाए, हर जगह होता है। जिस वक्त घर से निकल जाती है, निकलती है ना जी और बन सवर के निकलती है। जी। बन सवर के इसलिए निकलना पड़ता है कि साफ ज़ाहिर है कि जैसे इंसान शादी में जाता है तो अच्छी कपड़े पहन के जाता है, आप इंटरव्यू काम पे जाना है। जाएगी हाँ तो आप जी। साफ ज़ाहिर बन सवर के जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद जो मर्द की नजर है ना, मर्द के बारे में मैं तो ये इतना कहता हूँ कि मर्द एक बिच्छू है, उसको आप उससे बहुत बाची रहे तो बेहतर। ठीक है, उसने डंग मतलब मार दी। मर्द के साथ सेफ साइड नहीं हो सकती, जो मर्जी कर लें। बिल्कुल नहीं हो सकती जी। उसकी एक वजह है, जी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये एक चीज रखी है कि आप देखें जन्नत जिसके लिए इंसान कितने यत्न करता है कि जी, मैं जन्नत पाऊं, वो जी। जन्नत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमारे बाप को वैसे ही दे दी। बिल्कुल ऐसे है। हर फल था, जो चीज चाहते थे वो मिली। आप जन्नत का मैं मजीद नक्शा नहीं कह सकता जी 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 कि जन्नत में थे जी और उदास हो गए, बिल्कुल। नहीं दिल लगा, तो अल्लाह ताला ने कहा क्या हो, दिल नहीं लगा। अब देखिए हर नेमत, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी पसली में से माई हवा को पैदा किया, ठीक है। और फिर दिल लग गया। हाँ। और फिर ऐसा दिल लगा कि अल्लाह का फरमान भी भूल गए कि दरख्त का बिल्कुल फल नहीं खाना, बिल्कुल ऐसे जब है। उन्हें क्या कि कुछ नहीं खा लो, खा लो, तो उन्होंने खा लिया, बिल्कुल। अब ये जो चीज है, अब वहां से जो हमारा रिश्ता बना है मर्द और औरत का, पहली बात तो ये है कि आपकी कोई जो चीज है जो आपको बहुत अजीज हो, तो आप उसको बड़ा संभाल के रखेंगे और याद भी करेंगे। बिल्कुल। अब औरत तो निकली हमारी पसली, बिल्कुल ऐसे है। तो हमने तो उसको ढूंढना ही ढूंढना है, बिल्कुल ऐसे है। हमने तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है। बिल्कुल ऐसे है। और अगर नहीं हो गए तो हम झूठ बोलेंगे। जी वो मर्द झूठा है, वो मुनाफिक है जो कहते हैं जी मैं तो सवाल ही नहीं पैदा, कोई औरत सर अट्रैक्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत करना लाजमी है। मेरे ख्याल से उसको सेफ फील कराना बहुत लाजमी है मर्द के लिए। बात नहीं, अट्रैक्ट होना चाहिए, प्यार से देखना भी चाहिए, लेकिन नजर और नियत बदकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कोई फिर उसके बाद सब जायज है। बिल्कुल। लेकिन होता यह है कि मर्द की जो नजर और नियत है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, जब वहाँ गड़बड़ होती है तो फिर ये गड़बड़ शुरू होती है। लेकिन हर मर्द की ऐसी नजर नहीं होती। ठीक है। इंडस्ट्री में भी मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकते हैं जिनका कोई स्कैंडल नहीं है, जिन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं, बिल्कुल ऐसे है। तो ये मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता, मेरा भी किसी स्कैंडल आपके बिल्कुल ऐसे है, नहीं सुना होगा आपने। बिल्कुल। मैं कभी शराब पी, मैं कभी जुआ खेला। ठीक है, हालांकि हर चीज अवेलेबल, ये आपकी अपनी चॉइस थी कि आपने नहीं करना। सर कोई ऐसे 5 नाम एक्ट्रेसेस के जो वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम बनाया और इस चीज़ को मिटा दिया अपनी पास्ट में से। कितनी आप वैसे मैं तो समझता आप बिल्कुल ही है, बड़ी मासूम है और कोई ऐसी वैसी हैकी पैकी आप नहीं करती। आप तो बहुत तेज। सर ये मेरी प्रोड्यूसर की डिमांड है। आप इतनी तेज हैं कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। कितने चालाकी से आपने। नहीं सर मैं तो पूछ रही हूँ कि मैं उनके नाम लूं और कल एक अंधेरा तूफान उठे। सर मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, सिर्फ आपके नहीं मेरे भी खिलाफ हमारे प्रोड्यूसर यही चाहते हैं। नहीं ये मैं समझता हूँ कि ना प्रोड्यूसर के खिलाफ होना चाहिए, ना मेरे खिलाफ, ना आपके खिलाफ। मैं नहीं समझता कि इस मौजू पर बात करते हुए किसी भी हीरोइन को या किसी भी बिल्कुल ये नुकसान होना चाहिए या नुकसान होगा। लेकिन एक बात है कि उनका डिमांड या उनके एतराज़ ये होता है कि जी हमारी औलाद जवान होगी। जी 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 जी। और हमारी औलाद नहीं जानती। ठीक है, फर्ज करो हमने बच्चों को ये नहीं बताया, तो आप अगर बताएंगे तो मेरा बच्चों को पता चलेगा, तो हमें शर्मसारी होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से एतराज़ कर लीजिए तो बेहतर है। लेकिन मैं आपको एक लिस्ट में सुनाता हूँ जी।
तो उसमें से आपने 5 नाम खुद सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं नहीं करी सर। नहीं आप मैं सर हाँ कर दूंगी। मेरी पब्लिक समझ जाएगी। जी ठीक है। ठीक है जी। आसिया ठीक है। और नजमा। ठीक है। शमीमारा, देबा, जेबा और नादरा। ठीक है। नीली और ये लड़की। ठीक है। मीरा उस मंडी से नहीं है। ठीक है। रेशम उस मंडी से नहीं है। ठीक है। नरगिस उस मंडी से नहीं है। और भी तो इनमें जो मर्जी आप 5 सिलेक्ट करें। ठीक है। लेकिन मैं इनको सल्यूट करता हूँ इस लिहाज से कि उन्होंने अपनी जिंदगी को, अगर मतलब बड़े लोगों के पास पैसे आते हैं तो लोग फिर उसको अपने शोबे को और ज्यादा बढ़ाते हैं। जी जी ऐसे है कि अल्लाह ने उनको अगर दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, तो उन्होंने उस माजी को एक तरफ काट के रख दिया। बिल्कुल ऐसे है। अपना मुस्तकबिल बनाया, नई जिंदगी बनाई, अपना घर बसाया, बच्चे पैदा किए, जो भी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी औरतें जो हैं जो इस तरीके से बुराई को छोड़ देती हैं, जबकि करने पर पाबंद भी, वो आज़ाद भी होती है। बिल्कुल ऐसे है। और उनकी कीमत भी उनको बहुत ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल ऐसे और फिर जब वो ये पेशा छोड़ती है तो मेरे हिसाब से वो अल्लाह की नज़र में बड़ी मंजूर है। बेशक बेशक। क्रेडिट जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। सर अगर मीरा जी की बात करें, मुझे खुद पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा शुरू से कंट्रोवर्सी की क्वीन कहा जाता है उनको, कि किसी ना किसी मामले में जो है ना वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ज़रूर लेती हैं। तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट होता है या ये रियल में वो ऐसी हैं जिस तरह वो बिहेव करती हैं? मीरा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मैं उसकी फिल्म भी लिख रहा हूँ जी। और आजकल वो मेरे साथ रास्ते में भी रहती है। मीरा के बारे में ये है कि इतनी फोटोजेनिक हीरोइन कोई भी नहीं है पाकिस्तान। क्या बात है। बिल्कुल आज के दौर की जितनी हीरोइन, आसिया से लेकर, ठीक है, जो मेरी जिंदगी में आई, मेरे से पहले सबिया खानम थी, बहुत ज्यादा हसीन थी, फोटोजेनिक भी थी। जेबा बड़ी खूबसूरत थी, नादरा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन स्क्रीन पर जो चेहरा मीरा का आता है ना, जी जी, आज तक किसी लड़की का। क्या बात एक बात। नंबर 2 बेहतरीन आर्टिस्ट है, बेशक। परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी, ये नहीं किसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। एक बैड लक है कि वो लड़की आगे नहीं जा सकी जिस मकाम पर उसको जी जी जी, जिस मकाम के वो काबिल है वहां वो नहीं जा सकी। क्यों? अब जब मैंने उसको करीब से रीड किया तो मुझे पता ये चला कि उसके प्रमोटर नहीं आ सके कुछ जिंदगी में। ठीक है। मुख्तलिफ प्रमोटर नहीं मिला। जो कह ले कि उसकी माँ, ये सैयद फैमिली से तल्लुक है इसका, उसकी माँ भी शहजादी है। इसके साथ अगर हीरा मंडी की नायका होती कोई, तो आज मीरा जो है ये टॉप क्लास आर्टिस्ट। ठीक है। क्योंकि जो नायकाएं होती है ना, उनको मर्दों की नेचर की भी पता होता है और उनको ये भी पता होता है ये डायरेक्टर ऐसा है, इससे मेरी बेटी ये होता है, ये राइटर ऐसा है, ये प्रोड्यूसर ऐसा है। तो वो ना कुछ उसकी अंदर एक गड़बड़ भी है कि वो ना जिद्दी बहुत है। अच्छा जी। बचपन से ही बहुत जिद्दी है और मनमानी करने की उसकी आदत होती है। वो बगैर किसी वजह के आपकी फिल्म इनकार कर देगी। ओके, ठीक है। बगैर किसी वजह कहेगी मैंने आज शूट, मतलब मूड पे चलती हैं। उसका मूड है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर उसको नुकसान भी होता है। उसकी वजह ये कि देखिए डायरेक्टर मूड पसंद नहीं करता। बिल्कुल। डायरेक्टर आदमी चीफ होता है जी, उसके सामने किसी आदमी को बोलने की इजाजत नहीं सिवाय मेरे, ठीक है, सिर्फ मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टर जो है वो जब मसलन कहेगा जी कि आपने कल शूटिंग करनी, मैं नहीं कल कर सकती, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से उसको नुकसान हुआ और जब उसको ये होश आई है तो थोड़ा लेट हुआ। ठीक है। वरना मीरा एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि नेमत थी इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिससे इंडस्ट्री ने जाया किया। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल मीडिया में बड़ा ट्रेंड आ गया है, उसको पकड़ा, लंबी सी डिबेट कर दी उसके बारे में और वायरल हो गए। वो नहीं देखते उस लड़की या लड़के पे क्या गुजर रही है, उसकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है। एथिकल क्राइम है और ये नाकाबिले माफी जुर्म है। जब आप किसी पे बातें दो होती है, क्या एक आदमी है, फर्ज करो उसने बुरा किया, तो बुराई की जी, आप उसको अगर बताते हैं यहाँ आके जी, तो आपने उसके गुनाह को या उसके जुर्म को नशर कर दिया, ये भी जुर्म है। ठीक है। और अगर उसने नहीं किया और आप कह रही हैं तो ये आपने इल्जाम लगाया, ये भी नाकाबिले माफी जुर्म। अभी लिहाजा ये नहीं करना चाहिए
इसी बात को बड़े तरीके से हम कर सकते हैं। जी आपको सवाल करें तो मैं आपको उसको जवाब देकर समझाऊंगा किसका क्या। सर, अभी रिसेंटली रेहान तारिक ने एक पॉडकास्ट किया, वो एक उन्होंने तरीका अपनाया हुआ है कि लोगों के घरों के वो कागजात, गाड़ियों के कागजात लेके सामने अमालनामा रख के बैठ जाते हैं। अभी एक वर्दा मलिक टिकटॉकर हैं, वो उनका अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी करें, उनकी टिकटॉक वीडियोस दिखा रहे हैं और कह रहे हैं आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, या आप क्या कर रही हैं, आप नाच रही हैं, आप ये कर रही हैं, और वो रो रही है लड़की, और उस जगह पे 30 मर्द और भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने उस बंदी को बहुत जलील किया उस पॉडकास्ट में, और वो वायरल गया। तो क्या ये एथिकली गलत नहीं है? क्या ये पैमरा को एक्शन नहीं लेना चाहिए, या इसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाने चाहिए? ये पैमरा को एक्शन लेना चाहिए, और मैं उन लोगों पे भी मुझे अफसोस होता है जिसको फिर मुसलसल वायरल करके पैसे कमाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने रीमा के बारे में एक बात की थी बहुत अर्सा पहले, सोलो टीवी पे मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसको लोगों ने उछालना शुरू किया। वो ये छोटे छोटे जो यूट्यूबर है ना, इनको एक चीज चाहिए होती है, अब वो एक आम आदमी के आदमी से ने, अब मेरे मुंह से जब निकली बात उन्होंने पकड़ ली। जी। नासिर साहब ने ये कहा, नासिर साहब को खुद सोचना चाहिए, खुद क्या है, फलां है, ये जो फिर बातें, अच्छा उसको वो फिर दबने नहीं देते जी, बल्कि जिंदा रखते हैं। बल्कि एक पॉडकास्ट में मैंने कहा भी, मैंने कहा आप लोग जो ये चमचागिरी कर रहे हैं ना रीमा की, और बार बार इसको डालते हैं, आप उनके साथ कोई अच्छाई नहीं कर रहे, आप बुराई कर रहे, इसलिए कि मैंने जो बात की थी वो पत्नी किसी ने सुनी या नहीं सुनी, या 10,000 आदमी ने सुन लोगी, 15,000 आदमी ने सुन लोगी, आप रोज उसी बात को लेकर बैठते हैं तो ये करोड़ों में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ते ये गलत है। जैसे मिरासी ने क्या किया, कहता रजीत सिंह काना है, तो मैं कहना नहीं काना, तो शर्त लगी सी, तो मैं कहता जी फिर जिद करता है काना, तो मैं कहना जी नहीं काना, फिर एक कहता काना है काना है काना है काना, यानी वो क्या करवा देता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई इसलाह के लिए अगर आप काम करना चाहें तो फिर आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक आदमी है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं हूँ और मेरे पास कोई लड़की काम करने के लिए आती है, और मैं उसके साथ कोई ज्यादती करता हूँ, ब्लैकमेल करता हूँ, जिनसी तौर पर हरासमेंट करता हूँ, जुर्म करता हूँ, मैं समझता इसको उछालें जी, उस लड़की को आकर वायरल करने का खुद कहना चाहिए कि इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया, ताकि मुझे भी इबरत हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है। और बाकायदा शर्मसार करे, जितना कर सकती है वो करना चाहिए। वाकई उनकी भी गलती है कि उनको वॉकआउट कर दिया जाना चाहिए था, पूरा शो नहीं करना चाहिए था। खामोश होती है, बोलती नहीं है, वो फिर बात चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर बाद में कहना जी मर्दों का मुआशरा है, मर्दों का ऐसी मुतीबा जी कोई बात, मैं नहीं मानता मर्दों का मुआशरा है। ठीक है। ये मुआशरा औरतों का मुआशरा है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए कि मर्द कोई भी है ना, वो औरत के पीछे है, जो पीछे होता है वो सवाली होता है जी, वो भिखारी होता है, वो उससे लिफ्ट मांगता है, यही होता है ना जी जी जी। तो हाकम तो औरत होती है, ठीक है, मर्द तो हाकम नहीं, मर्द तो महकूम है, जिसके सबसे बड़ा सूर्य जब शादी हो जाती है आप देखते हैं हर बंदा आयतल कुर्सी पढ़ के खार जाता है कि खैर हो गई मैंने आज कोई बीवी कह ना दे, मैं आप साथ 4-5 कुल पढ़ के जानना। अच्छा जी, आप अभी तक डरते हैं? बिल्कुल डरता। क्यों डरते हैं? मैं डरता इसलिए हूँ कि ऐसी किसी में, क्योंकि मैं तो दो ही चीजों से जिंदगी में परेशान हूँ, एक या मेरी गाड़ी सड़क पे पंचर हो जाए मैं बहुत परेशान, एक या तो मेरी बीवी नाराज हो तो मैं बहुत सही काम में नहीं होता, मतलब घर में सुकून होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर क्या टिप देंगे शादीशुदा लोगों को जो घर में सुकून रखना चाहते हैं? जो उनके लिए मेरी यही है कि आप सिर्फ ना कोई भी बात हो जी बीवी का सॉरी बोल। अच्छा, गलती नहीं भी हो तो बस ना भी हो तो सॉरी ना, बल्कि आपकी गलती ना हो तो उसकी गलती तो उसको भी अपनी कहना है कि ये मैं गलत किया, मैं नहीं सी करना चाहिए। ठीक है, उससे फिर बीवी बहुत खुश हो। क्या बात। अच्छा सर, मुझे बताएं कि तब की हीरोइन में और आज की हीरोइन में क्या फर्क है? जो आप में और मुझ में फर्क है। और हमें क्या फर्क है? हमें ये फर्क है कि हम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं जी, और उस दौर की हीरोइन आज की हीरोइन एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, मतलब उस दौर की हीरोइन जो चाहती थी जी वो कह नहीं पाती थी, ठीक है, आज की हीरोइन जो चाहती है कह पाती। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बात दूसरी, उस दौर की जो हीरोइन थी वो हमेशा अपने आप को डायरेक्टर प्रोड्यूसर का या राइटर का मोहताज समझती थी, उनकी किसी करने पे मजबूर थी। ठीक है। आज की हीरोइन ना डायरेक्टर को कुछ समझती है, ना प्रोड्यूसर को और ना राइटर को, अपने आप को बहुत आजाद है आज की एक्ट्रेस। आजाद के अलावा ये कि वो अपने आप को समझती है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल और है। ठीक है। अब वो उस दौर की हीरोइन
जरा से भी जब होता थी ना कोई बार तो डायरेक्टर के पास घर चले जाना, जी उसकी दावत कर देना, जी 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 ठीक है गिफ्ट देना, ठीक है राइटर को, प्रोड्यूसर को, ये वो फला। आज की हीरो नहीं करती। ठीक, बिल्कुल ऐसे काम किया घर। आज की हीरोइन काम करे, आज की हीरोइन को देखो मुझे दो गिफ्ट। तो ये फर्क है। मतलब अपनी वैल्यू पता है आज की हीरोइन को। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और उसकी सबसे बड़ी बात है कुछ मैं वजह बता दूं। जी सर। वजह फिर वही है कि जब आपका माजी थोड़ा सा दागदार होना तो आप दब जाते हैं, अगर डरे रहते हैं। डरे रहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, माजी ठीक हो जी अगर हम बात करें तो जैसे कहा जाता है कि जब हमारी मूवीज़ बनती हैं आजकल, वो ऐसा लगता है हम ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेस भी सेम होते हैं, लोकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, शूट भी उसी तरह किया जाता है, तो कोई उनको डिफरेंस नहीं लगता है। ये जो मैं आपने ये सवाल जो किया ना जी, ये फिर आपने मुझे काबू करने की कोशिश की, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि इस वक्त इंडस्ट्री कराची और लाहौर दरमियान में दो गैप है। कराची वाले ये समझते हैं, ये मेरी कराची वालों के साथ अभी बात नहीं हुई, लेकिन जो मेरे तक लोगों की बात जी 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 कि ये कराची वाले ये समझते हैं कि लाहौर वाले जो नालायक लोग हैं। ठीक है, हाँ जी, आपने भी ये सुना जी जी बिल्कुल, कि इन्होंने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया और हमने इंडस्ट्री को जिंदा बिल्कुल। और लाहौर वाले ये समझते हैं कि ये कराची वाले जो है इनको कुछ आते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। अब ये दोनों बातें मेरे हिसाब से गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए जी। वो बात ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री बर्बाद हुई तो उसकी वजह हम नहीं है। ठीक है। ये बड़े कम लोग जानते हैं, लोग यही समझते हैं कि शायद हम नालायक थे। हम नालायक होते तो आप देखें ना, मैं वैसी जड़ से शुरू हुआ, मैं आज तक लेजेंड एक्नॉलेजर तक पहुंचा। बिल्कुल ऐसे है। तो अगर जो नालायक लोग होते हैं वो साल 2 साल 3 साल 4 साल निकाल तो उसके बाद चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान मुसलसल पीछे गया है 1977 से शुरू। ठीक है, ठीक है। और फिर मुसलसल पीछे जाते जाता, और ये नहीं कि हमारी इंडस्ट्री, हर अदारा पीछे गया। ठीक है। आपके सामने जी। वापडा का बेड़ा गर्क, जी। रेलवे का बेड़ा गर्क, स्टील मिल का बेड़ा गर्क, PIA का बेड़ा गर्क, हमारे जो माशी पोजीशन है बरामदात उनका बेड़ा गर्क, तो हमारे करेंसी का बेड़ा गर्क, हमारी सियासत का बेड़ा गर्क। अब एक मुल्क रहेगा कि जिसका बेड़ा गर्क ना हो अल्लाह करे, जी जी, तो उसमें शोबत भी गर्क। बिल्कुल ऐसे है। लिहाजा हम नालायक नहीं थे। ठीक है। हालात ऐसे हो गए, सन में गिरा दिए। मतलब उसमें गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि हर सन में गिरा कर वहाँ प्लाजा बन रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत कम लोगों को पता। मैं हमेशा कई दफा ये मैंने बात की है, पता नहीं किस तरह से हुकूमत को समझ आएगी कि देखें दुनिया में 2 कौमें ऐसी हैं, एक जर्मन जिसने 2 आलमी जंगें लड़ी और हारा जी, और खरब तावान उस पे लगा। एक जापान है जिसने 2 एटम बम खाए, ओनली नेशन है जिसने 2 एटम बम खाए और बर्बाद हुआ। ठीक है। आज दोनों बड़ी ताकतें क्यों? बिल्कुल। ओनली थ्रू फिल्म। ठीक है, ओके। उस इंडस्ट्री की फिल्में देखें जर्मन की और जापान की, किस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को मेंटेन किया। लोगों को पता ही नहीं फिल्म की अहमियत का। बिल्कुल ऐसी है। तो सर कौन सी हुकूमत ने ज्यादा ऑब्लाइज किया? फिल्म जो है लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी में ये फिल्म जो है ये तो बुराई हाँ जी, हाँ जी, ये तो बड़ा गलत काम है। देखते हैं बट बुराई कहते हैं। करते हैं जी। सबसे पहली फिल्म की कहानी जो थी वो औरत ने लिखी थी, आज से कई हजार साल पहले हजरत आदम के दौर में फिल्म बनना शुरू। ठीक है। वो कैसे कि जब बच्चा रोता था ना या बड़ा होता था तो माँ कहती से पुत्र मैं तो एक गल सुनानी ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ जवान हो रहा है ना। साडा जेड़ा दादा सी ना ਉਹਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਬੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਬੀਲ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਹਾਬੀਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਕਾਬੀਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਉਹ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਲੀਮਾ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ जी। ਉਹ ਗਰਮੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਸਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। जी। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਅਕਲੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। क्या बात है। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹਾਬੀਲ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਕਲੀਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ। ठीक है। ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। कहानी सुनाई। ये कहानी थी। ठीक है।
हर माँ ने कहानी सुनाई है अपने बिल्कुल बाप को। बिल्कुल कहानियां बदलती रही वक्त के साथ साथ। कहानी हाँ पुत्र चुप कर जा, बहू आ जाएगा, कभी कोई कभी और एक रानी सी, ऐसा शहजादा सी, जी। वो कहानियां सुनाते थे, हम कहानियां दिखाते हैं, फर्क कितना है। आगे बात करते हैं माहिरा खान एंड फवाद खान की। मौला जी माहिरा खान कैसे याद आ गया? मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही आप ये कह के मुझे मीरा बोलते हैं। मीरा तो हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट है ना, वो तो है, लेकिन रीसेंट जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनमें मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है। तो उनको बात एक होनी चाहिए, या आपने कहा मुझे मीरा बहुत अच्छी लगी। जी मीरा बहुत अच्छी लगती है। तो मीरा का वोट हुई ना। मीरा तो ऑल टाइम है ना, माहिरा खान। अच्छा वो ऑल टाइम है, ये वक्त की बात है। ये अभी तक तो माहिरा खान मुझे अच्छी लगती है। मीरा जी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, वो शुरू से लेके एंड तक वही पसंद रहेंगी। अच्छा मौला जट में उनको कास्ट किया, उसके बाद अब नीलोफर उनकी मूवी आ रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि एक ही पेयर क्यों आगे कंटिन्यू होता है, हम क्यों नहीं चेंज करते हैं फेसेस, हम क्यों नहीं चेंज करते हैं? स्टोरी चेंज होती है बट फेसेस सेम होते हैं, पेयर सेम बना देते हैं। फेसेस सेम होने से बात कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये हर दौर में रहा है। क्या हमारे पास और एक्ट्रेसेस नहीं है? हर जगह है। अगर इंडिया को ले ले जी, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, तीन हीरो थे, जी वही चलते थे। ठीक है। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन आए, सार वो शमी कपूर आ गया, सार वो राजेंद्र कुमार आ गया, फिर वही चलते रहे। ठीक है। फिर ये तीन खान आ गए, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। अब वो चल रहे। तो ये हर जगह होता है, इस तरह हॉलीवुड में भी यही होता है। ठीक है। अब पाकिस्तान में फवाद खान, माहिरा खान जी, इनका क्योंकि हम सफर से शुरू हुए, मशहूर हुए, उसके बाद फिर इंडिया भी गए, एक आध फिल्म करके फिर वो और पर लग गए जी, तो फिर पब्लिक की पसंद हो गए। फिर ठीक है, लेजेंड ऑफ मौला जट आ गई, तो जी जी और ज्यादा बूम। तो फिर अब साफ जाहिर है कि वही होंगे, तो वो उनको देख के लोग आते हैं, हाउसफुल है ये दोनों। ओके, माहिरा खान और वो। लेकिन पहला शो आज जो है ये एक्टर का होता है। ठीक है, फेस पहले दिन आते हैं लोग एक्टर को देखते हैं, आगे फिर डायरेक्टर राइटर चलते हैं। अगर फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ठीक हो गया। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं अपने, जो आपकी मूवी आ रही है मीरा जी के साथ। जी मैंने इस वक्त स्क्रिप्ट में मेरे 4 मुकम्मल स्क्रिप्ट है। ठीक है। एक का नाम है गावा द ग्रेट। ठीक है। उस फिल्म का इंतजार, उसका प्रोड्यूसर जो है वो अमेरिका का है, जब आएगा इंशाल्लाह ताला तो वो शुरू होगी। और एक फिल्म मैंने लिखी गुतवारी सुरमा। गुतवारी सुरमा, ओके। वो उसकी एक खातून जो है ना, मतलब उसकी हीरोइन जो है ना, वो वुमन ओरिएंटेड कहानी है। ठीक है। सर आपने हीरोइन कर ली है फाइनल? जी नहीं, उसकी जो कास्ट है वो एनिमेशन में बना रही है। अच्छा जी। आसिम उसकी डायरेक्टर है, असद तारक साहब की बेटी, वो एनिमेशन में बना रही है। ठीक है। वो एक्टर नहीं ले रही। ठीक है। अच्छा, एक फिल्म मैंने मुकम्मल की है, उसका नाम है हीर रांझा। क्या बात। वो इसलिए रुकी हुई है जी कि प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को फवाद खान चाहिए, और फवाद खान अभी काबू नहीं आ रहा। जी 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 जी। वो फवाद खान और मैं वशीयात, ये तो ठीक है। चौथी फिल्म मैंने जो लिखी उसका नाम है बुल्ले शाह के। जी जी जी। वो शुरू होगी। क्या बात है। शान हीरो है और हीरोइन मोनालिसा जो लड़की जी 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 जी। उससे पहले इसका नाम कुछ और था। ठीक है। जी जी जी। शायद आप जानते हैं। हाँ जी। और ये फिल्म है जिसकी शूटिंग शुरू होगी। क्या तो इन चारों में से एक फिल्म से मैंने मुकम्मल किया, बलीगढ़, वो पत्नी कब शुरू होता है, वो इन्हीं का जिन्होंने बोला, जिनके लिख रहा। ठीक है। एक सूदी भट्ट का मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, बादशाह बेगम और गुलाम। अच्छा जी, इंशाल्लाह वो भी। मतलब 6 प्रोजेक्ट्स आपके लाइन में है? जी हाँ, नहीं, एक 7वां भी है, उसका नाम ज़हर इश्क है। ठीक है। जिसका अमेरिकन प्रोड्यूसर वो देखे कब बनाता है, क्या बात शुरू करता है। और एक फिल्म जो है वो मैंने हुमायूं सईद साहब की साइड की, नदीम बेग डायरेक्टर है। ठीक है। और उसका नाम अभी नहीं रखा। ठीक है। और 2 फिल्म इंडियन प्रोड्यूसरों के लिखे हैं, वो हिंदुस्तान में बने। क्या बात है सर, क्या बात है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 9-10 प्रोजेक्ट्स में आपके भी लाइनअप हैं। सर जो अपकमिंग बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कोई राइटर बनना चाहता है। आपसे सवाल, आप मेरे इंटरव्यू दें। जी सर। पहले ये बताएं कि आप यहाँ शोबिज़ में कैसे हैं, क्यों आए? सर आप पढ़ी लिखी है ना? जी सर। तो आपने जॉब क्यों नहीं किया, या कोई आपको प्रॉब्लम है, या आपको भी मेरी तरह मशहूर होने की शौक? जी सर, यही वाला मसला है, मशहूर होना चाहती हूँ मैं। तो इसके लिए आप एंकर बनिए। जी ठीक है। लेकिन अगर आप मशहूर होना चाहती है तो फिर आपको फिल्म में काम करना चाहिए। तो सर यही तो मैं आपसे पूछने लगी थी, आप समझे ही नहीं कि आपने क्या सारी मूवीज की जो हीरोइन है वो साइन कर लिए, एक आधी मूवी रह गई है? सिर्फ बुल्ला की कास्ट है। तो सर एक आधी मूवी रह गई ना आपकी? जी
मैंने कहा हीरोइन रह गई है ना भी एक आधी मूवी की अभी तो आपकी। बाकी सारी फिल्मों की हीरोइन बाकी। तो बस सर मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। वाह माशाल्लाह। मेरा नाम मुतीबा है सर, मैं PhD कर रही हूँ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। मीडिया से 12 साल से ताल्लुक़ है मेरा, और एक्टिंग वगैरह भी कर ही लेती हूँ। नहीं आप देखें, मैं जो लड़की पढ़ी लिखी होती है ना, जी सर। मैं लड़की के बारे में मेरा ये कहना है कि अल्लाह ताला हर लड़के को आधा आर्टिस्ट बनाकर पैदा करता है। लड़के को? लड़के को नहीं, लड़की को। लड़की। ठीक है। क्योंकि आप जिस मर्जी लड़की को देख रहे हैं उसे शर्माना भी आता है, जी 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 जी, उसे रोना भी आता है, ठीक है, उसे मुस्कुरा के लुभाना भी आता है, ठीक है, और उसको चलना भी आता है। बिल्कुल ठीक है जी और एक क्वालिटी ऐसी अल्लाह ताला ने औरत को दी है जी। जो आज तक किसी को नहीं दी, क्या? कि अनपढ़ से अनपढ़ लड़की, जाहिल से जाहिल लड़की जी, मर्द की बुरी नजर को पहचान लेती ये तो सच है है ना बात? जी। तो अल्लाह ताला ने लड़की को बहुत कुछ देकर पैदा किया। ऐसे ही आप लोग कम्प्लेक्स में रहते हैं कि ये मर्दों का मुआशरा है, ये खुदा कहाँ यार मर्दों का मुआशरा है, हमारे ऊपर तो राज ही आप लोग करते नहीं सर, लेकिन मसाइल तो है ना। मसाइल होना और बात है, लेकिन राज अंदर खाने आप ही को होता है। तुसी सन मर्दों ने बदनाम किया नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर अब आप होस्ट बन गया, मेरी राय सुननी पड़ेगी आपको। मुझे आप ये बताएं, आप अपने आपके अब्बू और अम्मी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। किसी दिन अपने अब्बू आप चाहते हैं मैं ना ही करूं तो बेहतर है। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसी है। तो ऐसे ये हर घर का मसला है जी। वो मेरा एक डायलॉग है कि मुगल आजम हो या सिकंदर आजम, वाह वाह, औरत के सामने झुक के बात करें। क्या बात है, तो ये बहुत जबरदस्त, बड़ी दादी। बिल्कुल। मैं तो आप यकीन करें कि पैगंबर आए, उन्होंने बताया अल्लाह है ये वो, बिल्कुल। तो मैं तो एक आम इंसान इसके पहले सोचते जब मैंने औरत को पढ़ना शुरू किया जी, तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह है। क्या बात है, ये तख्लीक कारी हो सकता है, बिल्कुल कोई आदमी नहीं है। तो अल्लाह, और मैं आपको बताऊं जी सर, दुनिया, जी दीन और दुनिया दो लफ्ज़ बड़े बोले जाते हैं। जी जी, आपके हाथ से दुनिया क्या है? दुनिया पहाड़ों का नाम नहीं है, दुनिया जंगलों का नाम नहीं है, दुनिया दरियाओं का नाम नहीं है, दुनिया महलात का नाम नहीं है, दुनिया जमीन का नाम भी नहीं है जी, दुनिया औरत का नाम है। क्या बात है, क्या औरत है दुनिया, और यही इम्तिहान है मर्द का, यही उसकी आजमाइश है, बेशक, यही उसके किरदार की पहचान सही है सही, कि वो इस दुनिया के साथ कैसे जी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात की सर। आप दुनिया की बात कर रहे हैं, आप तो औरत जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया, तो क्या कभी ऐसा लम्हा आया आपकी ज़िंदगी में जब आपके सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है और आपके सामने आपका कैरियर है, आपको पता है कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो कैरियर है वो ख़राब हो जाएगा? देखिए जी, कैरियर की तो बात नहीं मैं करता, कैरियर की तो मुझे कभी परवाह नहीं हुई, क्योंकि कैरियर जो है वो मेरे हाथ में नहीं होता। ठीक है। आपने बात की ना, आपके सामने कोई कैसा लम्हा आया? हाँ जी। तो मेरे सामने लम्हा नहीं आया, मेरे सामने लम्हे आए। क्या बात है। और एक नहीं, अनगिनत आए। तो मैं, जब मेरी शादी हुई तो मैंने हनीमून मनाने में गया कराची, तो मौलाना एहतशाम थानवी का नाम आपने सुना? जी। तो वो मेरे खालिद ससुर थे। ठीक है। तो जब उनके साथ गुफ्तगू होती थी तो एक दिन मुझे कहते कि नासिर यार तुम पढ़े लिखे हो और समझदार हो, फिल्म नशी छोड़ दो। अच्छा। मैंने कहा ये क्यों? यार ये बुराई है। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा सर मेरी बात सुने, आप आलिम दीन हैं और पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो आप अल्लाह को राजी करने के लिए और जन्नत हासिल करने के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ जन्नत में जाने का एक शॉर्टकट रास्ता जो मुझे पता है। ठीक है। कहने लगा बताया क्या है? मैंने कहा सर अल्लाह ताला ने कलाम पाक में एक आयत लिखी है, क्योंकि मैंने तफसीर भी पढ़ी थी, मैंने तो अल्लाह फरमाते हैं वअम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि वो शख्स जो गुनाह पर कादर हो और बाज आ जाए खुदा के खौफ से, वो जन्नत की पनाह में आ गया। क्या बात है। मैंने कहा ये फैसला अल्लाह का है, ये बात मानते हैं? क्या बात? बिल्कुल ठीक है।
मैंने कहा सर जहाँ मैं काम करता हूँ रोज वहाँ खूबसूरत लड़कियां मेरे आगे पीछे होती हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार होती हैं अपना आप। शराब मुझे प्रोड्यूसर कहता है पीनी है तो मंगा लेता हूँ, जुआ खेलने की भी सहूलत है, हर वक्त बुराई मेरे चारों तरफ जी। तो मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। क्या बात है, मैंने कहा हो सकता है यही मेरी बख्शिश का जरिया बने। क्या और जब अल्लाह ने कहा है कि जो मेरे खौफ से बाज आएगा वो जन्नत की पनाह में, तो ये आपने तो नहीं कहा, किसी मौलवी ने नहीं कहा, ये तो मेरे अल्लाह ने कहा। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने कहा मैं अपने अल्लाह पे खुश हूँ कि उसने मुझे ऐसी जगह भेजा जहाँ मुझे सब कुछ मिलता है और मैं नहीं लेता। बिल्कुल। तो नाम नहीं लूंगा लेकिन शायद ही कोई हो जो, क्या बात है भाई, ठीक है, ये उसकी रहमत। क्या बात ये है। मैं नहीं कहता कि इसमें मेरे को किरदार की अजमत है, क्योंकि वो मेरा एक मकालमा है कि आप अपनी मर्जी से गुनाह कर सकते हैं, नेकी नहीं कर सकते। क्या बात है। नेकी की तौफीक अल्लाह देता है। अब देखें जिस वक्त अजान होती है जी आपने कई दफा सुनोगा, आपने भी अपना सर ढांपा होगा, ढांप लेते जी हैं। सर जी। 10-15 आदमियों का टोला अजान सुन रहा है, सारे जो भी पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। जिस वक्त अजान खत्म हो जाती है तो उसमें नमाज के लिए 2 या 3 उठ के जाते हैं, बाकी वहीं बैठे रहते। बिल्कुल। तो मैं जब कलाम पाक की ये आयत पढ़ता था कि वो जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, तो समझ नहीं आती थी। ठीक है। तो एक दिन हम 15-20 आदमी बैठे हुए थे, अजान हुई स्टूडियो में, तो 2-3 आदमी उठे, तो मुझे पता चला ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। क्या बात है। तो हमारी बदकिस्मती हमारी सिर्फ इतनी है, हम दीन से दूर हो गए। बेशक बिल्कुल ऐसे है सर। मैं 1 महीना अमेरिका में रहा कि हम आप यकीन करें, मेरे से आदमी ने पूछा आपने वहाँ क्या पाया, मैंने कहा मैंने ये पाया कि मेरा इस्लाम वहाँ है जहाँ कोई मुसलमान नहीं। क्या बात है। और जहाँ मुसलमान है वहाँ इस्लाम नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, आज की हीरोइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि माहिरा खान ज़्यादा पसंद है या सबा कमर? माहिरा खान। क्यों, क्या रीज़न है? आर्टिस्ट बहुत अच्छी। ठीक है, मतलब उनके मुकाबले में वो ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ये नहीं कहता कि वो शायद उनसे ज़्यादा अच्छी, मुझे माहिरा खान बहुत। ठीक है सर, महविश हयात या हानिया आमिर? महविश हयात। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये सवाल मैं आपसे बड़ी देर से करना चाह रही थी जब से आप यहाँ पे आए थे। वो तो पहले कर लेना था। नहीं, मैंने सोचा था एंड पे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा राइटर कौन है, नासिर अदीब या खलीलुर रहमान कमर? ओह माय गुडनेस, क्या सवाल है ना। देखिए जी, खलीलुर रहमान कमर इतना बड़ा राइटर है, ठीक है, कि मेरे लिए यही बड़ी आजाद की बात है। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। क्योंकि खलील रहमान कमर को मकालमा सूझता है, मुझे सोचना पड़ता है। क्या बात है। उसको बगैर मांगे मिलता है, मुझे मांगना पड़ता है। क्या बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ उसे। एंड आई सैल्यूट यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। सर मेरे लिए कोई एक अगर डायलॉग लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे? माँ याद रखना है जी सर, मुतीबा है तो माहौल है, माहौल है तो मुतीबा है। अरे जब दोनों हो तो नासिर भी। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आज बहुत मज़े मज़े की बातें की और हम लिटरली 90s में चले गए, उस टाइम का दौर, सिनेमा, मूवीज़, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आज एक आखिरी सवाल मेरा जवाब दे, जैसे आपने पूछा। जी, आपने कितने इंटरव्यू किए अब तक? सर काफ़ी कर लिए हैं। सबसे ज्यादा अच्छा इंटरव्यू आपको कौन सा लगा? सर आपका। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर।